वो एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने भारतीय नृत्य कला को एक अलग पहचान दी थी। उन्हें पर्दे पर प्रेम की देवी माना जाता था और बॉलीवुड में उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में अपनी एक खास जगह बनाई थी। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे उनकी फिल्मों से भी ज्यादा होते थे और उन पर एक शादीशुदा अभिनेता का घर तोड़ने तक के आरोप लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा ने हिंदी फिल्मों में अपनी एंट्री खलनायिका के तौर पर की थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। क्या आप मानेंगे कि इस एक्ट्रेस को बचपन में उनके मजहब के कारण नृत्य गुरु ने पहले भरतनाट्यम सिखाने से इनकार कर दिया था, फिर कुंडली देखकर अपनी प्रिय शिष्या बना लिया था। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस कलाकार ने अपने पूरे करियर में बिकिनी या स्विम सूट तो दूर, कभी कोई स्लीवलेस ड्रेस भी नहीं पहनी, लेकिन उन्हें सेक्सी मानते हुए सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म रोक दी थी। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। कौन थी वो अदाकारा और कैसा रहा उनका फिल्मी व निजी जिंदगी का सफर, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। 50 से लेकर 70 के दशक की खूबसूरत सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी से सिने जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। उन्हें रोमांटिक फिल्मों की रानी कहा जाता था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने खलनायिका के रोल से हिंदी फिल्मों में एंट्री ली थी। इतना ही नहीं, वह हिंदी फिल्मों में आने से पहले साउथ की फिल्मों में एक मुकाम बना चुकी थीं। आइए जानते हैं कौन थी वहीदा रहमान। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु के चेंगलपेट्टू में एक दक्षिणी मुसलमान परिवार में 13 मई 1936 को हुआ था। 4 बहनों में वो सबसे छोटी थीं। उनके पिता सरकारी अधिकारी थे, इसलिए जहां भी उनका ट्रांसफर होता था परिवार सहित उन्हें जाना पड़ता था। यही कारण था कि वहीदा को बचपन से विभिन्न स्थानों पर रहने का मौका मिला। उन्हें बचपन से नृत्य कला का शौक था, जिसके लिए उन्होंने अपनी बहन के साथ भरतनाट्यम की शिक्षा भी ली थी। वहीदा रहमान के शानदार नृत्य के पीछे उनकी कड़ी मेहनत थी। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा उस दौर के मशहूर नृत्य गुरु तिरुचंदरम मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से ली थी, लेकिन शुरू में गुरु ने उन्हें नृत्य सिखाने से मना कर दिया था। कारण बस ये था कि वो मुस्लिम परिवार से थीं, लेकिन वहीदा ने भी यह ठान लिया था कि वो भरतनाट्यम सीखेंगी तो उन्हीं से। हाल ही में इस घटना का जिक्र किया जब वो कलर्स टीवी के शो डांस दीवाने में बतौर मेहमान पहुंची थीं। वहीदा रहमान ने बताया कि जब वो चेन्नई में थीं, उस वक्त भरतनाट्यम सीखना चाह रही थीं। उन्होंने मशहूर नर्तक तिरुचंद मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से सीखने की कोशिश की, तो उन्होंने सिखाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वहीदा मुस्लिम है। तो जिस गुरु को मैंने ढूंढा, तिरुचंदूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, वो बहुत मशहूर थे। तो मेरे एक दोस्त थे, उनको मैंने कहा मुझे इन्हीं से सीखना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनको नहीं सिखा सकता। मगर क्यों नहीं सिखा सकते साहब? क्योंकि लड़की मुसलमान है। वहीदा रहमान बताती हैं कि उनके गुरु को लगता था वो नृत्य के भाव नहीं कर पाएंगी। उन्होंने बहुत जिद की और अपनी मम्मी के दोस्त को भेजा, तो कहने लगे उसकी कुंडली ले आओ। वहीदा ने कहा कि मुस्लिम परिवार में कुंडली बनती ही नहीं है। वहीदा रहमान ने बताया कि गुरु ने उनके जन्मदिन की तारीख पूछकर
खुद ही उनकी कुंडली बनाई। तो उन्होंने कुंडली बनाई तो बोले अरे ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, ये लड़की मेरी ये कुंडली दिखाती है कि ये मेरी आखिरी और सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। और हुआ भी वैसा ही। वहीदा रहमान जब भरतनाट्यम में पारंगत हो गईं, तब वो मंचों पर प्रस्तुति करने लगीं और खूब शोहरत बटोरी। लेकिन इसके बावजूद वो एक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थीं। पर कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जब वो महज 9 वर्ष की थीं तो उनके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्यु के पश्चात वहीदा रहमान ने अपना इरादा बदल लिया और अब उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 1 वर्ष बाद ही 1949 में उन्होंने स्टेज पर होने वाले नाटकों में बतौर बाल कलाकार अपने अभिनय की शुरुआत की। अभी वह मात्र 16 साल की ही थीं कि उनकी माँ भी चल बसी। इसके बाद भाग्य ने अपना खेल दिखाया और उनके लिए वह रास्ते बनाने शुरू किए जिसे किस्मत ने पहले ही तय कर रखा था, यानी कि सिने जगत का चमकता सितारा बनना। हालांकि यह सफर इतना आसान भी न था, पर कहते हैं कि मेहनत इंसान की किस्मत बदल सकता है और वहीदा रहमान के साथ भी यही हुआ। सन 1955 में वहीदा रहमान ने 2 तेलुगु फिल्मों रोजुलू मलयाली और जयसिम्हा में काम किया। दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं। 1956 में उन्होंने अली बाबा और 40 चोर की कहानी पर आधारित एक तमिल फिल्म में कैमियो रोल भी किया था। वो अच्छी तरह जानती थीं कि अगर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाना होगा। इसी महत्वाकांक्षा को लेकर वह मुंबई आ गईं और फिल्मों में काम की तलाश करने लगीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से हो गई। गुरुदत्त की पारखी आंखों ने उनके अंदर छिपे कलाकार को पहचान लिया और अपनी सन 1956 में आई फिल्म सीआईडी में उन्हें खलनायिका का रोल दे दिया। इस फिल्म के हीरो देवानंद थे। आपको मालूम है मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। तो कर लीजिए ना गिरफ्तार। शायद यह पहली बार था जब हिंदी फिल्मों में इतनी कमसिन और खूबसूरत अभिनेत्री ने किसी खलनायिका की भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि फिल्म देखने के बाद दर्शक भी इस खूबसूरत खलनायिका के दीवाने हो गए थे। इस फिल्म में उनके अभिनय को देखने के बाद न सिर्फ गुरुदत्त बल्कि सदाबहार अभिनेता कहे जाने वाले देवानंद सहित उस समय के तमाम निर्माता निर्देशक और अभिनेता बहुत प्रभावित हुए थे और अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। 1950 से 1970 के दशक को भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग कहा जाता है और इस दौर में वहीदा रहमान ने ऐसी फिल्में दी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ सफलता के झंडे गाड़ दिए बल्कि उन्हें पहले पायदान की अभिनेत्रियों के बीच ला खड़ा किया। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने। फिल्म सीआईडी में खलनायिका की भूमिका उनके मासूम चेहरे से मैच नहीं कर रही थी। हालांकि फिल्मों में नई होने के बावजूद उनकी लाजवाब अदाकारी ने सीआईडी की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में खासी मदद की। जो मेरे पीछे आया था वो शायर है जो ही। अपनी अगली फिल्म प्यासा में गुरुदत्त जी ने उन्हें लीड रोल में कास्ट किया। 1957 में आई इस फिल्म ने भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। इन्हें वहाँ फेंकने वाले आप कौन होते हैं? मैं इनका सौदा करने नहीं आई हूँ, इन्हें चपाने लाई हूँ। कहा जाता है कि फिल्म प्यासा के निर्माण के दौरान गुरुदत्त और वहीदा रहमान बेहद नजदीक आ गए थे। फिर दोनों जीपी सिब्बी की फिल्म 12 o'clock में नजर आए। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रखते बदल गए। गुरुदत्त के साथ उनके रिश्तों को लेकर पत्र पत्रिकाओं में खूब गॉसिप लिखे गए। कहा तो यहाँ तक गया कि गुरुदत्त और उनकी गायिका पत्नी गीता दत्त के बीच वहीदा रहमान को लेकर इतना मनमुटाव बढ़ा कि तलाक तक की नौबत आ गई थी। मेरी जिंदगी का मोल 10 आने है गुलाब। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गुरुदत्त जी ने वहीदा रहमान से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। हालांकि अदाकारा ने यह शर्त भी जोड़ दी थी कि वो बिकिनी या कोई भड़काऊ ड्रेस नहीं पहनेंगी। वो गुरुदत्त ही नहीं, किसी की फिल्म में
कम कपड़ों में कैमरे के सामने नहीं आईं। लेकिन इसके बावजूद गुरुदत्त की ही एक फिल्म में उनकी अदाओं को सेक्सी मानते हुए सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी थी। इस मामले पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी बात उनकी अगली फिल्मों की। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आए। 1958 में आई फिल्म 16वां साल की शूटिंग के दौरान जाने माने डायरेक्टर राज खोसला ने वहीदा रहमान को स्लीवलेस ड्रेस पहनने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बात यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने आगे कभी उन निर्देशक के साथ काम न करने की कसम खा ली। हालांकि बाद में इस कसम को उन्हें तोड़ना भी पड़ा। इसका किस्सा हम आगे बताएंगे। 1959 में आई फिल्म कागज के फूल के बारे में चर्चा यह रही कि यह गुरुदत्त और वहीदा रहमान के विफल प्रेम की कहानी पर ही आधारित थी। हालांकि इसके बाद भी वहीदा और गुरुदत्त कई फिल्मों में नजर आए। वहीदा रहमान ने विजय आनंद की 1960 में आई फिल्म काला बाजार में लीड रोल निभाया था, जिसमें गुरुदत्त भी कैमियो रोल में नजर आए थे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। फिल्म के हीरो देव आनंद साहब थे। इसके बाद वो सत्येन बोस की उसी साल रिलीज हुई फिल्म गर्लफ्रेंड में किशोर कुमार साहब के साथ नजर आईं। यह फिल्म भी खासी लोकप्रिय हुई थी। 1960 में ही आई फिल्म 14वीं का चांद, जिसके टाइटल सॉन्ग में गुरुदत्त साहब ने वहीदा रहमान के चेहरे पर लाइटिंग का ऐसा इस्तेमाल किया कि वो खुद हैरान रह गईं। हो तुम खुदा की कसम। फिल्म में उनका चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। आलम यह था कि सेंसर बोर्ड ने इस गाने को उत्तेजक मानते हुए रोक दिया था। बड़ी मुश्किल से कई दलीलों और दोबारा एडिटिंग करने के बाद इसे किसी तरह से प्रदर्शन की मंजूरी मिली। जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो मानो तहलका मच गया। फिल्म 14वीं का चांद सुपरहिट रही। लोग बार बार इस गाने को देखने के लिए टिकट कटाकर सिनेमा घर में जाते थे। 1962 में आई फिल्म साहिब बीवी और गुलाम वहीदा रहमान की गुरुदत्त कैंप की आखिरी फिल्म रही। शुरुआत में वो इस फिल्म में लीड रोल निभाना चाहती थीं। उन्होंने मीना कुमारी की तरह बंगाली साड़ी पहनकर फोटोशूट भी करवाए, लेकिन क्योंकि वह रोल एक अधेड़ उम्र की महिला का था, इसलिए उन्होंने खुद ही सेकंड लीड रोल में उतरना पसंद किया। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक वहीदा रहमान गुरुदत्त से बहुत दूर जा चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने कई निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया। बचपन में सीखे गए उनके भरतनाट्यम नृत्य ने फिल्मों में अभिनय की उनकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों पर किया गया भारतीय शैली का उनका नृत्य दर्शकों को खूब भाता था। फिल्म गाइड में शास्त्रीय संगीत की तर्ज पर किया उनका बेमिसाल नृत्य आज भी दर्शकों को उस दौर के विशुद्ध भारतीय संगीत और नृत्य की अहमियत की याद दिलाता है। और दर्शकों के मन मस्तिष्क पर अंकित है। फिल्म गाइड जब बननी शुरू हुई तो उसके निर्देशक रखे गए थे वही राज खोसला, जिनके साथ वहीदा रहमान ने कुछ साल पहले काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन देव आनंद साहब के समझाने पर वो मान गईं। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि राज खोसला के बदले निर्देशन की कमान देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद साहब ने संभाली। हालांकि चेतन इस फिल्म में अपनी प्रेमिका प्रिया राजवंश को रखना चाहते थे, लेकिन तब देव आनंद अड़ गए। इस तरह वहीदा इस ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बनी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। 1960 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म एक फूल चार कांटे में सुनील दत्त के साथ और 1961 में देव आनंद के साथ रूप की रानी चोरों का राजा में सशक्त अभिनय किया। दोनों ही फिल्में खासी लोकप्रिय रहीं। 1962 में उन्होंने सत्यजीत रे के निर्देशन में फिल्म अभिज्ञान में काम किया
और इसी साल एक और फिल्म 20 साल बाद में भी काम किया जो कि सुपरहिट रही। इसके अलावा 1964 में उनकी फिल्म कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। कहीं दिल चले कहीं दिल जरा देख ले आप गाता रहे। 1965 में आई फिल्म गाइड में वहीदा जी ने रोजी नाम की स्त्री का जो किरदार निभाया वह आज भी सराहा जाता है। रोजी का अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ नाचना गाना और घूमना उस दौर में भारतीय परंपरा के लिए स्वीकार किया जाना बेहद मुश्किल था, पर वहीदा रहमान और देवानंद के दमदार और सशक्त अभिनय का ही परिणाम था कि फिल्म को न सिर्फ लोगों ने स्वीकारा बल्कि यह सुपर हिट साबित हुई। नाइनटीन 1967 में उनकी 2 फिल्में राम और श्याम व पत्थर के सनम आई जो कि सुपर हिट रहीं। हालांकि इसी दौरान तीसरी कसम, रेशमा और सेरा समेत कई अच्छी फिल्में जिनमें कहानी और अभिनय दोनों सशक्त रहा, उसके बावजूद वो विफल हो गईं। इसका कारण आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। मैं वापस जा रही हूँ अपने देश की कंपनी में। तब के फिल्मी आलोचकों ने इन फिल्मों को काफ़ी सराहा था, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्में फ्लॉप हो गईं। लेकिन वहीदा रहमान इससे निराश नहीं हुई। 1974 में उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म खामोशी रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से तहलका मचा दिया और उन्हें दोबारा स्थापित कर दिया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम काल यानी 1960 के दशक के पूर्वार्ध में सबसे ज़्यादा मेहनताना लेने वाली अभिनेत्रियों में जहां वहीदा रहमान तीसरे स्थान पर थीं, तो उसी दशक के उत्तरार्ध में नंदा और नूतन जैसी अभिनेत्रियों के साथ वो दूसरे स्थान पर थीं। 1974 में उन्होंने अभिनेता शशि रेखी उर्फ कमलजीत से शादी करने के बाद फिल्मों में काम करना कम कर दिया। सन 1976 से 1994 के बीच उन्होंने अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, कुली, मशाल, अल्लाह रखा, चांदनी और लम्हे सहित करीब 2 दर्जन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। वर्ष 2000 में वहीदा रहमान के पति कमलजीत ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया, तो उन्होंने एक बार फिर से फिल्म जगत में वापसी का फैसला लिया। लुका छुपी बहुत हुई और रंग दे बसंती व दिल्ली 6 समेत लगभग 1 दर्जन फिल्मों में कैरेक्टर रोल निभाए। बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान पूरा रायपुर से अलग है। यहाँ यह बात भी गौरतलब है कि वो एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग अलग फिल्मों में प्रेमिका और मां दोनों का किरदार निभाया। वर्ष 1976 में आई अमिताभ की फिल्म अदालत में उन्होंने जहां उनकी प्रेमिका का रोल अदा किया था, तो वर्ष 1978 में रिलीज हुई फिल्म त्रिशूल में उन्होंने सुपरस्टार की मां का किरदार निभाया था। जब तलक होगा तेरा साथ निभाऊं। दोनों ने 5 फिल्मों में एक साथ काम किया है। वहीदा रहमान को अपने फिल्मी सफर में कई बार निराशा और उलझनों का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन सब से उभरते हुए फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने 2013 में आई कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम में काम करने के बाद फिल्म जगत को अलविदा कहकर परिवार के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान खुद को किसी किरदार में इस तरह पिरो देती थीं कि देखने वाले को यह लगता ही नहीं था कि वह अभिनय भी कर रही हैं। वहीदा रहमान को हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और बांग्ला भाषा की फिल्मों में उनकी संजीदगी, सादगी और दमदार अभिनय के लिए अनेकों पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 1965 में बंगाल फिल्म एसोसिएशन पुरस्कार, 1966 में फिल्म तीसरी कसम, 1967 में राम और श्याम, 1968 में नील कमल, 1970 में खामोशी और 1971 में फिल्म रेशमा और सेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। एक ठंडी सी अगन मैं आज पवन में
1967 में फिल्म कभी कभी, 1982 में फिल्म नमकीन, 1989 में फिल्म चांदनी एवं 1991 में फिल्म लम्हे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1994 और 2001 में उन्हें IIFA के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में NTR नेशन का पुरस्कार, तो वहीं सन 1971-72 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण जैसे सर्वोत्तम पुरस्कार भी मिले। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास वहीदा जी से जुड़ी कोई और अनोखी जानकारी हो तो वह भी अवश्य लिखें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।